not everyone who hurts you does it loudly. Some people drain your peace silently. You don't lose peace because they are powerful. You lose it because you gave them access. नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन मुश्किल विषय पर बात करने वाले हैं। ऐसे रिश्ते जो हमें सुकून देने के बजाय मतलब हमारी सारी ऊर्जा खींच लेते हैं। बिल्कुल, ड्रेनिंग रिलेशनशिप्स। हाँ, और हमारे पास दो बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। एक है चाणक्य की सदियों पुरानी शिक्षाएं और दूसरा एक बहुत ही शांत और गहरी ज़ेन कहानी है। और मुझे लगता है आज का मकसद बहुत साफ है, ये समझना कि अपनी मानसिक शांति को बचाते हुए ऐसे रिश्तों से बाहर कैसे निकला जाए, वो भी बिना कोई कड़वाहट या दुश्मन बनाए। हाँ, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग दो ही रास्ते अपनाते हैं ना। या तो वो सब कुछ चुपचाप सहते रहते हैं ये सोच कर कि अरे वो तो ऐसे ही हैं, और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। बिल्कुल। या फिर दूसरा रास्ता, वो अचानक गुस्से में आकर सारे रिश्ते खत्म कर देते हैं, जिससे और कड़वाहट पैदा होती है। हाँ, लेकिन ये दोनों स्रोत हमें एक तीसरा, मतलब एक ज्यादा समझदारी भरा रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो चाणक्य की शिक्षाओं वाला स्रोत कहता है वो है सीधे टकराव से बचना। हाँ, सीधे टकराव से बचना। लेकिन ये थोड़ा अजीब लगता है ना? क्या हमें अपनी बात नहीं रखनी चाहिए? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हमारा असल लक्ष्य क्या है। अच्छा। देखिए, अगर हमारा लक्ष्य किसी को बदलना या उसे सबक सिखाना है तो टकराव शायद एक रास्ता हो सकता है, पर अगर हमारा लक्ष्य अपनी मानसिक शांति वापस पाना है तो टकराव सबसे खराब रणनीति है। ज़ेन कहानी में एक बहुत अच्छा रूपक है, आग और हवा का। आग और हवा? हाँ, आप आग पर चिल्लाकर या उसे डांटकर नहीं बुझा सकते, वो शायद और भड़क जाएगी। सही बात है। लेकिन अगर आप कमरे से ऑक्सीजन मतलब हवाई हटा दें तो आग अपने आप शांत हो जाती है। तो आप कह रही हैं कि ये जो ड्रेनिंग लोग होते हैं उनके लिए हमारी प्रतिक्रिया ही वो हवा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे नेगेटिव अटेंशन कहते हैं। कुछ लोगों के लिए किसी भी तरह का ध्यान मिलना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ध्यान न मिलने से बेहतर होता है। अच्छा, मतलब हमारा गुस्सा भी उनके लिए एक तरह का इनाम है। हाँ, जब कोई आपको उकसाता है और आप गुस्से में या दुख में प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अनजाने में उनके इस व्यवहार को वैलिडेट कर रहे होते हैं। आप उन्हें बता रहे होते हैं कि उनका तरीका काम कर रहा है। ये बात तो समझ में आती है। जब हम किसी के अहंकार पर सीधे हमला करते हैं तो वो आत्मचिंतन नहीं करता, वो अपना बचाव करने लगता है। वो अपनी गलतियों को देखने के बजाय आपको ही दुश्मन मान लेता है। चाणक्य के श्रोत्र में एक ऑफिस का उदाहरण था। हाँ, कि अगर कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाता है और आप सबके सामने उसका सामना करते हैं तो वो माफी मांगने के बजाय पीठ पीछे आपके खिलाफ और भी शातिर तरीके से काम करने लगता है। तो वो अपनी रणनीति बदल लेता है ना? अब वो खुलेआम हमला नहीं करेगा बल्कि गॉसिप फैलाएगा या आपके काम में गलतियां निकालेगा। सही कहा। चाणक्य का सिद्धांत बहुत साफ है। सीधे टकराव से आप एक लड़ाई शायद जीत जाएंगे, लेकिन आप एक लंबा युद्ध शुरू कर देते हैं, और उस युद्ध की कीमत आपकी मानसिक शांति होती है। तो अगर टकराव नहीं तो फिर क्या? यहीं पर यह वाकई दिलचस्प हो जाता है। दोनों स्रोत एक ही समाधान की ओर इशारा करते हैं, दूरी बनाना। पर यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। दूरी बनाने का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है धीरे धीरे और चुपचाप अपनी ऊर्जा को उस रिश्ते से हटा लेना। इसे हम धीमा अलगाव या स्लो फेड कह सकते हैं। धीमा अलगाव? हाँ। ज़ेन कहानी में रस्सी का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। अच्छा। अगर आप तनाव में खींची हुई रस्सी को अचानक काट दें तो एक जोरदार आवाज होती है और रस्सी के दोनों सिरे झटके से पीछे हटते हैं। ये झटका दोनों तरफ महसूस होता है, मतलब दोनों को चोट पहुंचती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप रस्सी को धीरे धीरे ढीला छोड़ दें
तो वो बिना किसी आवाज और झटके के आपके हाथ से फिसल जाती है। वाह। तो ये धीमा अलगाव असल में दिखता कैसा है? क्या हमें कॉल्स या मैसेज का जवाब देना बंद कर देना चाहिए? वो तो बहुत अजीब लगेगा। नहीं, अचानक कुछ भी बंद नहीं करना है। बदलाव बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। जैसे पहला कदम है अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलना। कैसे? जहां पहले आप किसी भड़काऊ मैसेज पर लंबा चौड़ा जवाब लिखते थे, अब शायद घंटों बाद सिर्फ ठीक है या एक थम्स अप इमोजी भेजें। मतलब भावनात्मक से तटस्थ हो जाना। हाँ। दूसरा, अपनी उपलब्धता कम करें। पहले आप हर बुलावे पर पहुंच जाते थे, अब आप कहें मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा, कुछ काम है। उपलब्ध से चयनात्मक। एग्जैक्टली। धीरे धीरे व्यक्तिगत बातों से औपचारिक बातों पर आ जाएं। जहां पहले आप दिल की हर बात साझा करते थे, अब सिर्फ मौसम या काम की बातें करें। ये तो एक तरह से ग्रे रॉक मेथड जैसा लगता है, जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, जहां आप जानबूझकर इतने उबाऊ और गैर प्रतिक्रियाशील बन जाते हैं कि सामने वाले की आप में दिलचस्पी ही खत्म हो जाए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वही सिद्धांत है। जब आप भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं रहते, तो उनके पास आपको नियंत्रित करने, उकसाने या तोड़ने मरोड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि उनकी शक्ति तो हमारी प्रतिक्रिया में थी। बिल्कुल। जब वो प्रतिक्रिया ही नहीं मिलती, तो उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। और क्योंकि ये सब धीरे धीरे होता है, इसलिए उनके पास शिकायत करने के लिए कोई एक ठोस घटना भी नहीं होती। हाँ, वो ये नहीं कह सकते कि तुमने उस दिन मेरा अपमान किया था। सही कहा। रिश्ता बस स्वाभाविक रूप से ठंडा पड़ जाता है। ये तरीका शक्तिशाली तो है, लेकिन मन में एक सवाल उठता है, क्या ये एक तरह की कायरता नहीं है? क्या हम उस व्यक्ति को ठीक करने या उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? और यहीं पर ज़ेन कहानी का जूते में कंकड़ वाला रूपक हमारी सोच को बदल देता है। जूते में कंकड़? हाँ। ज़ेन गुरु अपने शिष्य से पूछते हैं, अगर तुम्हारे जूते में कंकड़ चला जाए तो तुम क्या करते हो? क्या तुम गुस्से में अपना जूता फाड़ देते हो या उस कंकड़ को तोड़ने की कोशिश करते हो? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। शिष्य भी यही जवाब देता है, नहीं गुरु, मैं बस झुककर शांति से उस कंकड़ को जूते से निकाल देता हूँ। वाह, मतलब हमारा लक्ष्य उस व्यक्ति को बदलना या सजा देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा लक्ष्य बस अपनी राह के उस कंकड़ को हटाना है, ताकि हम आराम से चल सकें। ये सोच ही अपने आप में बहुत शांति देती है। और इसी से चाणक्य की एक सबसे गहरी चेतावनी जुड़ती है। कौन सी? कभी भी ये जाहिर ना करें कि आप उनकी असली फितरत को समझ गए हैं। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक जोड़ तोड़ करने वाले व्यक्ति से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम क्या खेल खेल रहा हो, तो वे आत्मसुधार नहीं करेंगे। नहीं, वो बस अपना खेल और ज्यादा शातिर बना लेंगे। एग्जैक्टली। वो अपनी रणनीति को और बेहतर बना लेंगे। मान लीजिए कोई आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता है। अगर आप उन्हें कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ये चालाकी समझ आ गई है, तो वो ये करना बंद नहीं करेंगे। कि वो दूसरों के पास जाकर पीड़ित होने का नाटक करने लगेंगे। बिल्कुल। वो कहेंगे, देखो मैं तो बस थोड़ी मदद मांग रही थी और उसने मुझे इतना बुरा भला कह दिया। और कहानी को इस तरह घुमा देंगे कि आप विलन बन जाएंगे और वो बेचारे पीड़ित। इसीलिए दोनों स्रोत सलाह देते हैं, विनम्र बने रहें, चौकस रहें, पर शांत रहें। उन्हें ये विश्वास करने दें कि पुराना समीकरण अभी भी मौजूद है, जबकि अंदर ही अंदर आप उस रिश्ते के भावनात्मक जाल से बाहर निकल चुके हैं। मतलब आप उन्हें गलत साबित करके नहीं जीतते, आप उन्हें लड़ने के लिए कोई मैदान ना देकर जीतते हैं। बिल्कुल सही। ये तो एक तरह की दिमागी शतरंज है। आपने अपनी चाल चल दी है, पर आपकी विरोधी को इसका पता भी नहीं है। यहीं एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या चुपचाप चले जाना हमेशा सुरक्षित होता है? ज़ेन गुरु कहते हैं, हाँ, अगर वो एक साफ सुथरा निकास हो। साफ सुथरा निकास? हाँ, वो शांत झील का उदाहरण देते हैं। जब एक सांप पानी से गुजरता है, तो वो अपने पीछे कोई लहर नहीं छोड़ता। मतलब? किसी के अहंकार को चोट पहुंचाए बिना निकल जाना। क्योंकि जिस व्यक्ति का अहंकार अक्षुण्ण रहता है, वो बदला लेने के लिए अपनी छुरी तेज नहीं करता। तो इसका मतलब है कि अंतिम कदम उठाने से पहले तैयारी करनी होगी। चाणक्य इसे बदला नहीं कहते, वो इसे जोखिम प्रबंधन कहते हैं। बिल्कुल। खुद को भविष्य के नुकसान से बचाने की तैयारी। तो इस तैयारी में क्या क्या शामिल है? सबसे पहला और जरूरी कदम है जानकारी के प्रवाह को रोकना। व्यक्तिगत विवरण साझा करना बंद करें। अपनी कमजोरियां, अपनी खुशियां, अपनी चिंताएं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? हाँ, जानकारी एक हथियार है और आप उन्हें कोई हथियार नहीं देना चाहते। और भविष्य की योजनाएं भी नहीं बतानी चाहिए। ये क्यों जरूरी है?
क्योंकि अगर उन्हें पता है कि आप क्या करने वाले हैं, जैसे नौकरी बदलना या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, तो वो उसमें बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, वो आपके नए बॉस को कोई गुमनाम ईमेल भेज सकते हैं या कोई अफवाह फैला सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वो पूरी न हो जाए। ये तो बहुत गहरी बात है। इसके अलावा अपनी दिनचर्या को कम अनुमानित बनाने की भी सलाह दी गई है। हाँ, ताकि उन्हें ये अंदाजा न लगने दे कि आप कब और कहाँ होंगे। अगर उन्हें पता है कि आप हर शाम 6 बजे एक ही कैफे में जाते हैं, तो वो संयोग से वहां पहुंच सकते हैं और एक अनचाहा ड्रामा खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, दूसरे रिश्तों को मजबूत करें। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होने से ऐसे किसी एक जहरीले रिश्ते पर आपकी भावनात्मक निर्भरता खत्म हो जाती है। यानी दूरी बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमें भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र होना होगा। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बात हमेशा याद रखनी है, आप उन्हें कोई सफाई या भाषण देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे लोग समाधान नहीं चाहते, वो बातचीत की आड़ में नियंत्रण चाहते हैं। बिल्कुल। अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो उसे एक बहस बना देंगे। आपकी सफाई एक बहस बन जाएगी। आपकी सीमाएं उन पर लगाए गए आरोप बन जाएंगे। और आपकी चुप्पी को अपराध बोध की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जैक्टली। वो कहेंगे, तुम चुप क्यों, जरूर तुम्हारी ही गलती है। इसलिए याद रखें, आपकी जिम्मेदारी उन्हें समझाने की नहीं है, आपकी जिम्मेदारी खुद को शांति देने की है। तो इन सभी स्रोतों का सार क्या है? यही कि सबसे मजबूत निकास वो है जो शांत होता है। आप पुल को जलाते नहीं हैं, आप बस चुपचाप उस पर चलना बंद कर देते हैं। असली ताकत बहस करने में नहीं, बल्कि खामोशी में है। और असली सीमाएं चिल्लाकर नहीं बताई जाती, वो चुपचाप बनाई और निभाई जाती हैं। असली आजादी पीछे आग का दरिया छोड़े बिना आगे बढ़ जाने में है। और ज़ेन गुरु के अंतिम शब्द इस पूरी चर्चा को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं, असली ताकत लोगों को अपनी जिंदगी से काटने में नहीं है, बल्कि इस काबिल बनने में है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाए ही न सके। वाह! ये पूरी चर्चा को बाहरी कार्रवाई से हटाकर एक आंतरिक स्थिति पर केंद्रित करता है। मतलब ये किसी और को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने के बारे में है कि कोई आपको प्रभावित न कर सके। बिल्कुल। तो अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक बुरे रिश्ते से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि अपने अंदर ऐसी स्थिरता और शांति विकसित करना है कि भविष्य में कोई भी बाहरी नकारात्मकता आप पर असर ही न कर पाए।